जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान का नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में 2 चैप्टर में कवर किया हूं। एक वित्त आयोग और एक चैप्टर और है अस्थायी विशेष प्रावधान है, दूसरा चैप्टर। इसमें 2 चैप्टर कवर किया हूं, एक वित्त आयोग और एक अस्थायी प्रावधान है। वित्त आयोग और अस्थायी विशेष प्रावधान, ये 2 चैप्टर इस वीडियो में मैं कवर किया हूं। तो यदि आप लोग के अच्छा लगता है, कुछ भी सीखने को मिलता हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैं 23 वीडियो और करवा चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय संविधान के लिख करके, और उस प्लेलिस्ट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। पहले सारे वीडियो को देख लें, उसके बाद ये देखें, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वित्त आयोग से बनने वाले प्रश्न को। पहले देख लेते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर। इनका कार्यकाल 5 ईयर होता है, आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। ज़्यादातर इसी से प्रश्न पूछते हैं। और वित्त आयोग को की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। और पहले वित्त आयोग 1951 में नियुक्त किए गए थे, केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग बनाए गए थे, केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग 1951 में। तो तकरीबन इतना प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग देखते हैं इसमें। फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कहने का मतलब यह है, राज्यों के वित्तीय में किसके लिए की जाती है? तो राज्यों के वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारण करने के लिए, या केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व को राज्यों को अंश निर्धारण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। वित्त आयोग का कार्य ही है संघ एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तों का बंटवारा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का चयन होता है, नियुक्ति होती है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश पर के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किस एक के सिफारिश पर किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर, अंतर्राज्यीय काउंसिल की सिफारिश पर, योजना आयोग की सिफारिश पर, या सहकारिता आयोग की सिफारिश पर? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्तीय राज्यों के लिए वित्तीय वितरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में, केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो वित्त का विभाजन है, किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो 4 ऑप्शन है। योजना आयोग के आधार पर, लोक लेखा समिति के आधार पर, सी में वित्त आयोग के आधार पर, और डी में राष्ट्रीय विकास परिषद के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वित्त आयोग के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? कौन है जो राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, अंतर्राज्यीय काउंसिल, योजना आयोग? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। वित्त आयोग राज्यों के बंटवारा, केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारा करता है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, किस तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है
कि केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो केंद्र एवं राज्यों की शुद्ध आय के लिए तो 4 ऑप्शन दिए हैं: योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर कौन देता है? संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए हैं, तो इसमें से केवल और केवल कथन एक सही है, संघ द्वारा लगाए जाते हैं, तो इसलिए केवल एक सही होगा। इस प्रकार आंसर ए मेरा सही आंसर हो गया। संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारा के बारे में दिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारा के बारे में किसमें? 7वें अनुसूची में दिया गया है। 3 प्रकार की सूचियां दी गई है, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और शेयर बाजार, फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में क्या है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसे छोटा कर देता हूँ। 7 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कथन है कि वित्त आयोग के जो कार्य हैं, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। बिल्कुल गलत कार्य है ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। संचित निधि से धन निकालने का ऑर्डर कौन देते हैं? संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, तो ये गलत है। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बंटवारा करना, ये बिल्कुल सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, तो ये भी सही है, ये सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, ये भी सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के वेतन अनुदानों पर विचार करना। उसके बाद 4 में है कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देख रेख करना, ये तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक का है, तो ये गलत है, 4 नंबर गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 और 3, कथन नंबर 2 और 3 सही है। तो हमसे पूछा है सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 प्रश्न में कहा जा रहा है वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों एवं राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारित करना। तो ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, 8 का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत को, बिल्कुल सही। राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे को, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों सही आंसर हो। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाहन प्रोत्साहन करता है। तो वित्त आयोग के लिए सही है, गलत है। नहीं, विदेशी पूंजी में कोई ये नहीं होता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ये भी गलत है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी डी में से कोई सही नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 11 नंबर। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवाद के निपटारों हेतु मुख्य एजेंसी है। वित्तीय विवाद के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन है केंद्र एवं राज्य के बीच? तो बताइए, इसका आंसर बताइए। वो मुख्य एजेंसी है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारा करने के लिए वित्त आयोग ही है जो, सॉरी इसका आंसर गलत होगा, सॉरी फिर से इस प्रश्न को देखते हैं।
इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? जो वित्त के बंटवारा के लिए विवाद जो होगा उसको निपटारा करने के लिए कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है सर्वोच्च न्यायालय, बी में है न्याय मंत्री, वित्त मंत्री सी में, और डी में वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए मिला होगा सर्वोच्च न्यायालय। वित्तीय विवादों का जो निपटारा करेगा केंद्र एवं राज्य के बीच वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 31 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 31 के तहत, आर्टिकल 31 के तहत करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों केंद्र के बीच से, केंद्र एवं स्वायत्त सरकारों के बीच वित्त से। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 12 का बी होगा, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 13 में कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, सी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, वित्त आयोग के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में थोड़ा बड़ा प्रश्न है, नहीं हो पाएगा तो इसे पहले कथन को देख लेते हैं, और एक कथन है एक कारण है। 14 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं पहले कथन और कारण को। कथन है, राज्य वित्त एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही बात है, राज्य वित्त एक संवैधानिक निकाय है, ये तो सही है। ताकि अनुच्छेद 243 में यह प्रावधान दिया गया है, 73वां संविधान 1972 के में लागू किया गया था ये। तो राज्य वित्त एक संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन ए तो सही है, कथन सही है, कथन सही है। कारण को देखते हैं क्या है, कथन सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकती, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकती, वो सारे हिस्सों को बंटवारा करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कथन सही है और कारण गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधान को, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधान को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, बी में राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, मात्र राज्यों के विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघ एवं राज्य के बीच करों में विभाजन संबंधित प्रावधान को, जो कर में विभाजन का संबंधित प्रावधान है, वो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, एम खुसरो, केसी पंत, मोन्टेंगसी, या डी में सी रंगराजन। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सी रंगराजन थे जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन, 2005 से 2010 तक रहे थे, 5 बरस के लिए रहता है 12वें वित्त आयोग। सी रंगराजन थे। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 में। 17 में कह रहा है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए, इंदिरा राजा रामन, सी रंगराजन, विजय केलकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी रंगराजन तो 2005 में रहे थे 10 तक, और 13वें वित्त आयोग 10 से 15 तक रहेंगे, तो 14 तक। तो ये क्या होगा, 13वें विजय केलकर थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही, ऑप्शन नंबर 17 का सी मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विजय केलकर समिति। विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?
तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी याद करना जरूरी है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक में शांता कुमार, बी में सी रंगराजन, सी में वाई वी रेड्डी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने एक के बारे में जाना, सी रंगराजन 2005 में 12वें वित्त आयोग थे। अब तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, वाई वी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो कौन ऐसा काम करेगा कि वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के पटल पर रखवाएगा। तो ऑप्शन ए में है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री सी में, और डी में संघीय वित्त मंत्री। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वित्त आयोग के जो सिफारिशें होंगी वो पटल पर रखवाएंगे संसद के, तो वो राष्ट्रपति इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक वित्त आयोग का गठन प्रत्येक कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है, 5 ईयर्स के बाद, प्रत्येक 5 ईयर्स के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के लिए। इनका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय राजस्व को बंटवारा करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। वित्त आयोग का या किया जाता है, तो कार्यकाल पूछ रहा है कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है, अभी हमने बताया 5 वर्ष से के अवधि के लिए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, वित्त आयोग का कार्यकाल रहता है 5 वर्ष की अवधि तक, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में, यह एक अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, डी में कोई नहीं है। तो राज्य वित्त आयोग के लिए है यह एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति को भी पुनरावलोकन करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर है 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग 23 में कहा जा रहा है राज्य वित्त आयोग है एक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्या है, संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कह रहा है संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, कितने। तो यदि इसमें तो ऑप्शन नंबर एक भी सही नहीं होगा, लेकिन जब क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है तो उसके अनुसार मेरा आंसर इसमें कुछ और ही होगा। तो अभी तक जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय ये क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 10वें वित्त आयोग जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तक 10वें वित्त आयोग का नियुक्ति की गई थी, परंतु आज के सिनेरियो में देखा जाए 2023 में तो अभी तक 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति हो चुकी है, 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन जिस समय प्रश्न था उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, और वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, और ऑप्शन दिया हुआ 4 गो, एक में 7 अन्य सदस्य। वित्त आयोग के साथ कितने सदस्य होते हैं ये पूछा जा रहा है। एक तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, और कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं नहीं, 5 सदस्य होते हैं नहीं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है 5 वर्षों के लिए, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है,
और इनके कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें से एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है वित्त आयोग का। पूरा इनपुट यही निकल रहा है अभी तक के। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें अभी हमने पढ़ा, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न किससे बना है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा, यही वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। इससे ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो इतना ही प्रश्न अधिक से अधिक वित्त आयोग से आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, अगली चैप्टर को, अस्थायी विशेष प्रावधान। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अस्थायी विशेष प्रावधान से। कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं, देखिए विशेष प्रावधान, जो विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? विभिन्न राज्यों में, एक राज्य के लिए नहीं, बहुत से राज्यों के लिए प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए में है 369 में, बी में 370 में, सी में 371 में, डी में 372 में। तो विभिन्न राज्यों के लिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 371 में यह प्रावधान किया गया। लेकिन 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, 370 जे&के के लिए था विशेष प्रावधान। लेकिन और भी राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 371 के तहत है। 371 के क से लेकर के 371 के क से लेकर के झ तक विभिन्न राज्यों के विशेष प्रावधान के बारे में दिया गया है। तो इसमें बहुत से राज्य कवर होते हैं 371 के क से लेकर के झ तक। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यदि ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद के इस प्रावधान को अस्थायी शक्ति प्रदान करता है। अस्थायी शक्ति प्रारंभ से 5 वर्ष के दौरान हेतु ही की जाती है और सहवर्ती सूची के विषय पर ही ऐसा किया जाता है। तो 369 में ये प्रावधान किए गए हैं। 370 में जम्मू और कश्मीर के बारे में ही विशेष प्रावधान जो अस्थायी उपबंध दिए गए हैं। और ऑप्शन नंबर डी देखें, अनुच्छेद 372, तो विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलना करना, यही प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 372 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है पर वह राज्य है। एक ही संविधान केंद्र और राज्य के लिए है। तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 370 है, 71 है, उसमें कई राज्यों का विशेष प्रावधान, विशेष अस्थायी प्रावधान दिए गए हैं जो 371 के क से लेकर झ तक है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका प्रावधान 370 में दिया हुआ था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। अब उसे भी समाप्त कर दिया गया है। जिस समय प्रश्न पूछा गया था उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लेकिन आज यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, सभी को अनुच्छेद 371 में कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जिस समय प्रश्न पूछे गए थे उसके अनुसार मैं आंसर दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? एक में महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए 371 के ख में कह रहा है, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए 371 के क में है, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए। और बी में असम के लिए, सी में नागालैंड के लिए और डी में मणिपुर के लिए। तो देखिए, और 371 के ख में कहा जा रहा है ना, 371 के ख में आपको असम के लिए है। 371 के ख में असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 371 के ख में। ठीक है, 371 के ख में किसका है? असम के लिए। और इसी प्रकार यदि हम मणिपुर के लिए देखें तो 371 के ग में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 371 के ग में मणिपुर, मणिपुर ग में, सब 371 में ही है। ख में 371 के क में महाराष्ट्र गुजरात, 371 के ख में असम, 371 के ग में मणिपुर, 371 के ग में मणिपुर और 371 के
नागालैंड को भी 371 के क में रखा गया नागालैंड को। देखिए 371 में, यहाँ पर मैं कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात, 371 के ख में असम, मेरा आंसर असम होगा, 371 के ग में मणिपुर और 371 के क में नागालैंड को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में निम्नलिखित में राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। 371 के कह रहा है, 371 का और खा नहीं कह रहा है। 371 के किसका विशेष प्रावधान किया गया है, तो देखिए इसको बताता हूं मैं। जम्मू कश्मीर को 370 का प्रावधान किया गया था, जम्मू कश्मीर में वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और नागालैंड को 371 के क में किया गया है प्रावधान, 371 के क में नागालैंड को, 371 के क में किसका प्रावधान किया गया है, नागालैंड को। और 371 के घ में आंध्र प्रदेश का प्रावधान किया गया, 371 के घ में। जबकि ये चारों ऑप्शन से मेरा ऑप्शन नंबर बी बचा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात का प्रावधान किया गया है। विशेष राज्यों का जो प्रावधान किया गया है 371 से लेकर के 371 के झ तक प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है। 4 ऑप्शन है। संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ठीक। कश्मीर का अलग संविधान है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कश्मीर का अलग संविधान रहने के कारण ही कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था, परंतु अब ये समाप्त कर दिया गया। 370 के तहत दिया गया था, अब ये समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370 क्या है। एक निकाय उपबंध है, एक अस्थायी उपबंध है, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 370 है जो एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है, और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध भाग 21 में दिया हुआ है। इसके बारे में वर्णन भाग 21 में वर्णन किया गया है। अस्थायी उपबंध का वर्णन किसमें किया गया, भाग 21 में किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था, अब नहीं है। लेकिन 2010 में प्रश्न पूछा है, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, 2010 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, और फिलहाल के अनुसार समाप्त है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है जब प्रश्न पूछे गए थे उस अनुसार 2008 में। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं लागू होते हैं वे हैं। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में स्वयं ही लागू हुआ करते थे, अब नहीं हुआ करता है, पहले हुआ करते थे। वो संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 70 तक जो जम्मू कश्मीर में स्वयं लागू हुआ करते थे, जो अब 370 हटाने के बाद ये पूरा के पूरा समाप्त हो गया है। अब भारतीय राज्यों के अनुसार ही वहां भी लागू होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। विशेष दर्जा प्राप्त था किस अनुच्छेद के अनुसार, था अब नहीं है, पहले था, तो अनुच्छेद 370 के तहत ये विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 2016 में किया गया, 19 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 270। तो उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, लेकिन अभी ये नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर के सदर रियासत का कार्यकाल बदल करके 1965 में कर दिया गया था, जो आंसर कहीं नहीं है, तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 एवं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। 11 नंबर प्रश्न कथन दिए हुए हैं। यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं दूं पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इसका कथन को देखते हैं। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए ही थे, तो ऑप्शन कथन 1 सही है। भारत का संविधान लागू हुआ
सही है, भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर राज्य एक नया संविधान लागू हुआ, ये भी सही है। 2019 के बाद ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन सही है, सारे कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1 2 3 4 सभी के सभी सही है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।